एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स क्या है? वही जो है ना लिम्फेटिक सब एपिथेलियल लिम्फेटिक कलेक्शन है। अच्छा, और अब ये क्या है? अब ये जो है ना असल में इसकी बातें भी डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है हमारे जो है ना मतलब बच्चों में जो है ना मेनली जो है ना इसकी इन्फ्लेमेशन बच्चों में ही होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है ना मतलब ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ी सी इन्लार्जमेंट होते ही हैं इसकी 6 ईयर्स तक। उसके बाद क्या करती है, मतलब कि रिग्रेस डाउन होना शुरू हो जाती है और प्यूबर्टी तक जो है ना ये बिल्कुल गायब हो जाती है एडेनॉइड्स। तो मेनली जो ये डिसीज़ हम डिस्कस करेंगे ये जो है ना बच्चों में हो रहे हैं। तो कौन इन्वॉल्व है? चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। हमने इससे पहले अगर आपने ईयर वाले चैप्टर नहीं देखा तो उसमें सिरस ओटाइटिस मीडिया मैंने डिस्कस किया है। तो सिरस ओटाइटिस मीडिया में मैंने कहा था कि बच्चे की प्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि वो वेल परफॉर्म नहीं करते, सुनते नहीं हैं, और वो मतलब कि मतलब पेशेंट्स आते हैं कि बच्चे जो है ना सुन रहे नहीं हैं, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिस तरह वो कॉमन है ये भी साथ कॉमन है। एडेनॉइड और सिरस ओटाइटिस मीडिया दोनों एक साथ भी जो है ना हो सकते हैं, क्योंकि एक की वजह से एक प्रोवोक हो सकता है। तो दोनों भी जो है ना कॉमन है। अगर आपके पास सिनेरियो आए कि जिसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी है और बच्चा जो है ना सुन भी नहीं रहा, मतलब अटेंशन भी नहीं है उसकी, माउथ ब्रीथर भी है, तो सारे जो है ना वो एडेनॉइड और सिरस ओटाइटिस मीडिया एक साथ फिर हो जाते हैं पेशेंट को। अच्छा, अब उस वाले चैप्टर में, उस वाले टॉपिक में मैंने ये भी बताया था कि एडेनॉइड की जो है ना कभी भी खुद ही जो है ना ये इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसकी जब भी इन्फ्लेमेशन होगी ना तो यहाँ ये इसको जो है ना रिकरेंट साइनसाइटिस होता है या राइनाइटिस होता है, या जो है ना लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस, लिंगुअल नहीं, पैलेटाइन टॉन्सिल मेनली जो है ना इन्फ्लेमेट होते हैं। तो पैलेटाइन टॉन्सिल इन्फ्लेम हो रहे हैं, या जो है ना इसको कोरोनिक फेरेंजाइटिस है, या फिर जो है ना कोई और सेप्टल डिफॉर्मिटी है, या कोई और जो है ना डिजीज़ है जिसकी कोरोनिसिटी की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, या एलर्जीज है इसको, तो उसकी वजह से जो है ना इन्फेक्शन यहाँ पर आ गया। तो कभी भी इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा, ऑलवेज इट्स सेकेंडरी। ये वाली बात याद रखें। अच्छा, तो अब इन्फ्लेम तो हो गया है, तो अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ये तो इस तरह हो गए कि अब पेशेंट है तो मतलब इसके जो है ना नाक भी बंद हो रहा है और इसका जो है ना कान भी बंद होगा। क्यों कान क्यों बंद हो रहा है? हमने नोज़ोफेरिंक्स में डिस्कस किया ना कि ये एडेनॉइड और साथ क्या स्टेशन ट्यूब है। तो जब ये हाइपरप्लेजिया होगी ना तो ये देखें, ये नाक हो गया, ये पोस्टीरियर कॉर्नर हो गया, ये नोज़ोफेरिंक्स हो गया, और ये नीचे ओरोफेरिंक्स। यहाँ पर क्या था? स्टेशियन ट्यूब है, और इस तरह इस्टमस होता है, ये सॉफ्ट पैलेट हो गया, ये थोड़ी सी जगह है। अब फ़र्ज़ करें हाइपरप्लेजिया हुई है, तो हाइपरप्लेजिया होगी तो इस तरह टाइप की हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। आप देख रहे हैं नॉर्मली इसको इतना होना चाहिए था, इतना सा, तो इतनी स्पेस होने के बजाय उसमें इतनी सी स्पेस रह गई है। तो ऑफ कोर्स नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो यहाँ पर जो स्टेशन ट्यूब क्या करता है, स्टेशन ट्यूब जो है ना अपनी इस तरह सिक्रीशन बाहर फेंकता है, तो वो भी अब फेंक पाएगा प्रॉपरली नहीं अब, और इस तरह एरिएशन भी नहीं हो रही है इसकी प्रॉपरली। तो हमारे पास कान के सिम्टम्स भी आएंगे और नाक के भी। अच्छा, तो सबसे पहले नाक वाले है ना नेज़ल सिम्टम्स वो डिस्कस करेंगे। सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना मतलब ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा और सिक्रेशन नीचे नहीं जा रही ना, तो वो सिक्रेशन कहाँ जाएगी? आगे की तरफ से निकलेगी, तो सिक्रेशन भी निकलेगी, नेज़ल डिस्चार्ज भी होगा। नेज़ल डिस्चार्ज का क्या होगा? प्योरेंट होगा, और इसमें जो है ना नाक से जो है ना वेट बबल्स भी निकल रहे होंगे, तो वो भी जो है ना आपने देखे होंगे ना, तो बच्चे जिनके नाक से जो है ना बबल्स बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो वो भी जो है ना पेशेंट ऑफ एडेनॉइड्स होते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना मैंने क्या कहा है कि ये जो है ना साथ ये भी एसोसिएटेड होते रहेंगे, साइनसाइटिस, राइनाइटिस, जो भी अगर और भी टॉन्सिल्स इन्वॉल्व हैं नहीं वो तो अलग बात है, तो ये भी ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। तो या अगर राइनाइटिस हुआ है उसकी वजह से एडेनॉइड हुआ है, तो इस एडेनॉइड्स की वजह से जो है ना साइनसाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो साइनसाइटिस भी एडेनॉइड कॉज कर सकता है और एडेनॉइड्स भी साइनसाइटिस कॉज करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसको भी किसी और वजह से, सेकेंडरी कंडीशन की वजह से उसको इन्फेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया और ये साइनसाइटिस मैंने सारा डिस्कस कर दिया। उसके अलावा क्या हो जाएगी? एपिस्टेक्सिस भी होगी इसमें। एपिस्टेक्सिस इसमें क्यों हो गई? ये वैसे ही नोज ब्लीड नहीं हो रही, इसकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, वो तो फुल पैसेज ही ब्लॉक किया हुआ है ना, तो ये क्या करेंगे, मतलब ये सिक्रेशन भी निकल रही है तो हार्ड ब्लो करेंगे नोज़ को, उसकी वजह से जो है ना लेटल एरिया होता है यहाँ पर, ठीक है, क्रिस्टल ब्लैक प्लेक्सिस, वो जो है ना डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना एपिस्टेक्सिस भी हो रही है इस पेशेंट को। और ऑफ कोर्स नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस है तो वॉइस चेंज भी आ जाएगी।
मतलब कि वॉइस में क्या हो जाएगी, मतलब वो आप खुद नाक बंद करें, जैसे मैं अभी नाक बंद करो, ये मेरी इस तरह आवाज़ है, तो ये इस तरह टाइप की इस तरह वॉइस चेंज आ जाएगी। अच्छा, तो ये नेज़ल सिम्टम हो गए हैं। अब क्या है ओरल सिम्टम्स, जो कि ईयर वाले हैं। इसमें क्या क्या होगा, ट्यूबल स्टेशन ट्यूब जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगी, तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके अलावा जो है ना, मैंने क्या कहा था, सीरस ओटाइटिस मीडिया भी इन पेशेंट में कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि वही स्टेशन ट्यूब भी बंद है ना, तो इस पेशेंट में सीरस ओटाइटिस मीडिया भी कॉमन है। उसके अलावा जो है ना एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कॉमन है। CSOM और ASOM और CSOM भी कॉमन है। क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया अगर ट्रीट नहीं हुआ तो ये इसकी तरफ जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, जनरल बॉडी सिम्टम्स भी होंगे। उसमें जो एक है एडिनॉइड फेसिस है, मतलब इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसके फेस की इस तरह होगी, तो इसलिए वो जो है ना इसको इस तरह का कहते हैं। ये क्यों है मेडी, क्या होती, कैसी फेशियल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे होती है और क्या होती है बताता हूँ मैं। और उसके अलावा क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसकी वजह से कोर परमनाले भी हो सकते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, नोज़ के थ्रू ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है ना ये माउथ ब्रीदर है। क्या है, माउथ ब्रीदर है। तो सिर्फ माउथ ब्रीदर है, तो वो अपनी प्रॉपर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन तो मतलब कि मेंटेन नहीं कर पाएगा ना, तो उसकी वजह से जो है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट नहीं, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। अच्छा, तो अब एडनॉइड फेसेस डिस्कस कर रहे थे। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस बच्चे की इस तरह होगी कि उसकी क्या होगा, फेस बहुत डल लुकिंग होगा, मतलब आंखें बस बैठी होंगी, डल थका सा होगा, एग्जॉस्टेड होगा। एग्जॉस्टेड क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये है माउथ ब्रीथर है, नोज़ से ब्रीथिंग नहीं कर रहा, माउथ से सिर्फ ब्रीथ कर रहा है। माउथ से ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जॉशन होती है, क्योंकि ये नाक से ब्रीथ नहीं कर पा रहा, सिर्फ माउथ से ब्रीथ कर रहा है, तो उसमें उसको एक्स्ट्रा मसल्स भी रिस्पायरेटरी यूज़ हो रहे हैं, तो एग्जॉस्टेड होगा, तो इसलिए डल लुकिंग है। इसका माउथ क्या होगा, हर वक्त ओपन होगा, और इसके जो है ना, मतलब आपके नॉर्मल लिप्स इस तरह बंद होते हैं ना, इसके क्या होगा, ये वाला अपर लिप क्या होगा, ऊपर की तरफ जो है ना H2 होगा इस तरह के। ये मैंने बड़ी शानदार रिप्रेजेंटेशन की है, लेकिन असल में इस तरह आप खुद ही अपने जो है ना अपर लिप है ना, उसके सेंटर वाले पार्ट को थोड़ा सा पुल कर ले ऊपर की तरफ, क्या कि माउथ क्लोज ना हो। तो इस तरह इनका बार बार माउथ ब्रीथिंग के थ्रू इन एयर इन आउट की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा खुला होगा, लिप्स ऊपर हुए होंगे, तो ये हो गया। और उसके अलावा इसके टीथ सारे क्राउडेड होंगे। और इसके अलावा इसका मैंने नेज़ल नोज़ वाले चैप्टर में बताया, नेज़ल सेप्टम डेविएशन में डेवलपमेंटल एनॉमलीज होती हैं बच्चों में। उसमें क्या होता है कि नेज़ल सेप्टम जो है ना, नेज़ल सेप्टम डेविएशन हो जाती है, क्योंकि ये एडेनॉइड ब्रीथर्स क्या है, माउथ ब्रीथर होते हैं, ये माउथ ब्रीथर्स होते हैं, तो इसकी वजह से जब सेकेंडरी डेंटेशन होती है ना, सेकेंडरी डेंटेशन के मतलब कि जो और टीथ हैं वो जगह बनाते हैं, तो उसकी वजह से ये हार्ट पैलेट इस तरह नॉर्मल इस तरह होने चाहिए, वो हेज्ड अप हो जाता है, इस तरह हो जाता है। तो नेज़ल सेप्टम फॉर एग्जांपल इस तरह ग्रो कर रहा है और इस तरह ग्रो कर रहा है, और बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। एक ही लेवल की डायग्राम बना दूँ तो आपको समझ आ जाए। नॉर्मल देखें इस तरह होना चाहिए कि इस तरह सेप्टम जो है ना डेविएट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सेप्टम है ये। अब इनमें क्या होगा, इनमें देखिए ऑफ कोर्स ये हाइट टप ऊपर तक हो गई है, तो ये देख रहे हैं डेविएट हो गया है, क्योंकि आप ख़ुद फ़र्ज़ करें दो चीज़ें ज्वाइन कर रही हैं जगह का में, तो डेविएट होगा ना। तो ये जो है ना एडेनॉइड के पेशेंट में डीएनएस के सिम्टम्स भी होंगे, सिम्टम्स तो नहीं सॉरी, प्रेजेंटेशन डीएनएस की भी होगी, क्योंकि ये वाली सारी बात ये टेक्टोसेप्टल प्रोसेस के थ्रू ये बन रहे होते हैं। अच्छा, तो अब जो है ना इसके एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, ये ज़रा मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो अब ट्रीटमेंट एंड एग्जामिनेशन, पहले थोड़ी डायग्राम बना दी। पोस्टीरियर कॉर्ना हो गया, ये स्टेशन ट्यूब हो गया, ये नीचे ओरोफेरिंग्स है, और ये जो है ना नेज़ोफेरिंग्स हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हुई अब देखें इसकी, चलिए मैं थोड़ी सी पहले ट्रीटमेंट थोड़ी एक बात बताता हूँ, फिर जो है ना डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। देखें यहाँ पर देखें, नॉर्मली तो इतना होना चाहिए इसको, ये नॉर्मल है, जो कि थोड़ा सा हाइपरप्लेजिया हो भी जाती है, फिर बाद में रिग्रेस होना होता है, फिर पूरा गायब भी हो जाता है। अच्छा, आप देख रहे हैं ये सारी स्पेस, ये नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल इतनी स्पेस होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। तो अब एडेनॉइड हाइपरप्लेजिया जो है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन, ये नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ये प्रॉब्लम है।
तो इट डज़ नॉट, तो एडिनॉइड की जो सिम्टम है ना, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द हाइपरप्लेजिया ऑफ द एडिनॉइड, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच एरिया इट हैज़ ब्लॉक्ड। कि अगर हाइपरप्लेजिया इतनी भी है, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेशन जो इसका जो रिस्पायरेटरी पासेज क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये नैरो हो इतना, तो ये तो हाइपरप्लेजिया नहीं हुई, लेकिन फिर भी नैरो है, मतलब थोड़ा सा हाइपरप्लेजिया हुआ है ना। नॉर्मली इन पेशेंट में तो स्पेस बहुत थी ना, अगर ये इनकी ये जगह नहीं है, सिर्फ इतनी सी जगह है, तो अब देख रहे हो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ना जितनी थी कंपैरिजन में। तो इसके साइज़ पे मेनली डिपेंड नहीं करता, जितनी वो जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है रिस्पायरेटरी, मेनली बात उधर ही आती है। समझ आ गई? अच्छा, तो ये तो नॉर्मल है, और नॉर्मली जो है ना इतना सा बंद हो जाता है, तब ये नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ये रेड वाला क्या है? रेड इज़ इक्वल्स टू हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब सेल्स के साइज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, सॉरी सेल्स ए नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं। हाइपरट्रॉफी सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है। अच्छा, तो अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि हमारे पास इधर मास पड़ा है कि नहीं, मतलब मास की मतलब ये एडिनॉइड की हाइपरप्लेजिया की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हमारे पास जो है ना फ्लेक्सिबल नेज़ोफेरेंजियोस्कोप से भी जो है ना हम इस तरह एग्जामिन कर सकते हैं। और उससे अच्छा मेथड क्या है जो आसान है, जो कि हम करेंगे पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करेंगे। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में क्या होगा, हमारे पास जो है ना इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह टाइप का इसमें मिरर होगा, जो कि इस तरह थोड़ा सा टिल्टेड होगा, और यहाँ पे इस तरह मिरर होगा। उसको जो है ना हम थ्रू माउथ जो है ना इंटर करके यहाँ पर रखेंगे ये मिरर को, और हम जो है ना एग्जामिन कर सकेंगे। एक ये मेथड हो गया, एक जो है ना फ्लेक्सिबल नेज़ोफेरेंजियोस्कोप हो गया, जो हम जो है ना यहाँ से नाक से इंटर किया। और थर्ड क्या है, बाय लैटरल व्यू ऑफ द नेज़ोफेरेंज, जैसे हमें जो आपको नज़र आ रहा है ना ये सब कुछ, ये जो नज़र आ रहा है इस तरह, तो लैटरल व्यू ऑफ द नेज़ोफेरेंज से आपको इसी तरह ही पिक्चर नज़र आ रही होगी। ठीक, तो अब इसकी क्या है ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट देखें मेनली जो है ना, अब देखिए साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर जो है ना इसकी ऑब्स्ट्रक्शन इतनी नहीं है, और ये जो है ना मतलब मेंटेन कर सकता है अपनी नेज़ल ब्रीथिंग, तो फिर जो है ना डायरेक्ट हम रिमूव नहीं करेंगे। हर केस नहीं है कि बस एडिनॉइड की हाइपरप्लेजिया होगी तो बस आप कहेंगे या बस एडिनोइडेक्टमी करो, बस रिमूव करो। सबसे पहले प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब सर्जरी बहुत इन्वेसिव होती है, तो सर्जरीज हर वक्त प्रिवेंट करेंगे, जब होती है तो प्रिवेंट करेंगे। तो इसमें हाइपरप्लेजिया अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो हम जो है ना मतलब कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन इतनी नहीं हुई है, तो हम जो है ना एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ना नाक खुल सकता है। जितनी अगर और ऑब्स्ट्रक्शन किसी मतलब देखें किसी और कॉज की वजह से भी होगा ना, ये मैंने कहा था कि सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से होता है, कभी भी प्राइमरी कॉज नहीं है। तो यहाँ पे राइनाइटिस होगा या साइनसाइटिस होगा, तो उसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो हम एंटी एलर्जिक्स और एंटी हिस्टामिन्स दे देंगे, जो कि इन्फ्लेमेशन डिक्रीज डाउन कर देता है। उसकी वजह से जो है नाक के थ्रू या नेज़ल डिकंजेशन भी दे देंगे, एलर्जीज भी ख़त्म हो गई है, और ब्रीथिंग भी प्रॉपर कर सकता है। तो जब प्रॉपर ब्रीथिंग कर रहा है तो हमें बस ठीक है, क्योंकि इसको बाद में रिग्रेस होना है प्यूबर्टी की स्टेट में, तो डायरेक्ट रिमूव हर बात में डायरेक्ट रिमूव नहीं करना, सबसे पहले ये ट्रीटमेंट करनी है। और उसके साथ जो है ना नेज़ल ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी जो है ना पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है कि नाक के थ्रू ब्रीथिंग करने का ट्राई करें, ताकि वो मतलब कि करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मतलब कि वो और जो पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया वो भी प्रिवेंट हो जाएगा, और जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है वो भी जो है ना प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाद में उसको रिग्रेस होना ही है। अब फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा जो है ना ये बंद हाइपरप्लेजिया इतनी हुई है कि वो जो है ना इतना मास बना हुआ है कि बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन है, और ना जो है ना इस मेडिकल ट्रीट से कुछ हो रहा है, ना एक्सरसाइज से कुछ हो रहा है, तो फिर तो है ना बस अब एडिनोइडेक्टमी करनी ही है, फिर तो बस कुछ नहीं है। अब एडिनोइडेक्टमी क्या है, इसमें जो है ना हम इन्फिजन दे के एडिनॉइड को रिमूव करते हैं। एडिनॉइड क्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू इस तरह अपना मतलब पहले जो है ना हम साइज़ एग्जामिन करेंगे कि कितना साइज़ है उसका, फिर इस तरह क्यूरेट टाइप होता है कि इसी तरह ये डिवाइस होती है, इस तरह टाइप का इस तरह की चीज़ होती है। तो हर एक आप डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, तो वही इस तरह स्वीपिंग एक्शन के थ्रू रिमूव करते हैं। और भी खैर आप सर्जरीज़ में ख़ुद डिस्कशन देख लें कि इसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, वो सब देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे एडिनॉइड हो गया। अच्छा, तो एनाटॉमी मैंने बताया था कि ये इधर एडिनॉइड है, इधर क्या तरह के स्पाउच था, और इसके बीच में जो स्पेस थी यहाँ पर वो मैंने कहा था कि नेज़ोफेरेंजियल बर्सा था या रेसिस थी, मतलब स्पेस है। तो उस नेज़ोफेरेंजियल बर्सा का अब इसकी इन्फ्लेमेशन भी होगी, जिसको कहते हैं थ्रोनवॉल्ड्स डिजीज़ या फिर नेज़ोफेरेंजियल बर्साइटिस। इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी जो है ना इन्फेक्शन आ सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर परसिस्टेंट पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होगा, इस तरह पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज।
इस तरह जो है ना मतलब ड्रिप होता रहेगा। तो इसकी वजह से जो है ना फर्दर ये जो फेरेंजियल वॉल है यहाँ की भी जो है ना इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये जो है ना इधर पीछे भी गिर रहा है, तो जिधर जिधर ये हिट करेगा तो वो ऑफ कोर्स इसकी सिक्रीशन सारी पस प्रोड्यूसिंग होगी। तो जिधर जिधर ये गिरेगा तो उसकी वजह से फर्दर भी जितनी जगह है सब में जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नीचे आएगा इधर टॉन्सिल्स भी हैं, तो डिफरेंट जगहों में ऑब्स्ट्रक्शन और डिजीज़ कॉज करेगा। तो क्रस्टिंग है पोस्ट नेवल डिस्चार्ज, इधर जो है ना स्टेशन ट्यूब को भी ब्लॉक कर सकता है, और उसके अलावा सराउंडिंग जो फेरिंग्स के एरियाज़ को भी। और उसमें जो है ना रिकरेंट उसका सोर थ्रोट भी होगी, क्योंकि ये वाली बात आ गई है, और साथ ऑफ कोर्स फीवर भी होगा इसको। हम जब एग्जामिनेशन करेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स ये वाली ही इसी तरह ही पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के थ्रू जो है ना हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या नज़र आएगी, सिस्टिक टाइप स्वेलिंग नज़र आएगी, जो कि फ्लक्चुएंट होगी। फ्लक्चुएंट मतलब कि हिलाएं तो मूव कर रही है, मतलब ऐसे आप पानी वाले गुब्बारे को आप वो हाथ लगाए तो वो इस तरह से मूव होता है ना, तो फ्लक्चुएंट है। और सिस्ट क्या होता है, वही पानी वाले गुब्बारे को एग्जांपल ले ले, एनी टाइप ऑफ स्वेलिंग जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो, तो वो बस सिस्टिक स्वेलिंग ही है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है तो इसमें क्या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे देंगे जिससे वो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। और उसके अलावा क्या करेंगे, इसको कट करके ऑफ कोर्स सिस्टिक स्वेलिंग है तो वो भी रिमूव कर देंगे, और जो मतलब ये लाइनिंग है वो भी सारी रिमूव कर देंगे। तो मतलब सिस्ट को ही रिमूव करना और साथ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देनी कि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं नेजोफेरिंक्स के, आप कार्सिनोमा डिस्कस करेंगे, जिसमें एक ही है जो इंपॉर्टेंट वही डिस्कस करेंगे, एंजियोफाइब्रोमा।